So, welcome, my dear lovely friends, welcome, my dear lovely brothers and sisters, to the late Sanu Kumar. Welcome you all my lovely friends, to all our very new YouTube Education Academy 2T Lab. सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा कॉमेडी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कॉमेडी में कर नहीं पाता हूँ, इसलिए बिना किसी आलतू फालतू कॉमेडी के मैं अपने पूरे बेस्ट विशेस आपको देता हूं और होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। इसी होप के साथ मैं अपना आज का लेक्चर चालू करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज entering from one medium to another medium obliquely what changing in direction of speed direction के डायरेक्शन ऑफ जो लाइट होता है उसके स्पीड में चेंज होता है, उसके स्पीड में चेंज होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जो स्पीड है वो चेंज होता है, जिसके कारण डायरेक्शन भी उसका चेंज होता है, जिसको हम रिफ्रैक्शन जानते थे। उसके बाद मैंने आपको डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयरर मीडियम के बारे में बताया था। क्या क्या? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और दूसरा था ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। देखिए, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या था, जिसमें जो स्पीड है वो कम होता था और जो डेंसिटी होता था, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो ज्यादा होता था। जबकि ऑप्टिकल रेयरर मीडियम जो होता था उसमें स्पीड ज्यादा होता था और डेंसिटी कम होता था। रेयरर मीन्स कम होता है, तो स्पीड ज्यादा होता था, डेंसिटी कम होता था। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा जैसे ऑप्टिकल रेयरर में एयर जो होता था वो क्या होता था, ऑप्टिकल रेयरर होता था एज कंपेयर टू ग्लास और वाटर। जबकि इसका ऑपोजिट था, ग्लास या वाटर ऑप्टिकल डेंसर होता है एज कंपैरिजन टू एयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है, जबकि ग्लास और वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था एक टू रूल्स जिसके हिसाब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। पहला जो रूल था वो था कि अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो मूव करता है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। अगर वो रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ मूव करता है। जबकि दूसरा पॉइंट था कि अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो मूव करता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी वो नॉर्मल से दूर जाता है। ये दो को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो वो मूव टुवार्ड्स दी नॉर्मल होता है, जबकि अगर वो डेंसर से रेयरर मीडियम जाता है तो वो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। अब ज्यादा अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए कि मूव टुवार्ड्स दी नॉर्मल, मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या होता है, तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए आज फिर से मैं आपको एक ग्राफ से चालू करता हूँ पिक्टोरियली समझाने। ये हमारे पास एक ग्लास का स्लैब हो गया, यानी एक ग्लास की पट्टी हो गई। ऊपर हमारे तरफ एयर है, नीचे भी एयर है, चारों तरफ एयर है, बीच में बस एक अलग सा मीडियम क्या है, ग्लास का स्लैब। जैसे आप ये स्केल देख रहे हैं, समझिए इसी की एक मोटी स्केल टाइप की इसे ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास का स्लैब है। तो चलिए एक रे ऑफ लाइट आता है, ऐसे एक रे ऑफ लाइट आता है और ग्लास स्लैब पर पड़ता है। लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पर एक ग्लास स्लैब आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर टक 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 टक
तो ये हो गया हमारे पास एक नॉर्मल। अब देखिएगा ये रे ऑफ लाइट जब आकर के ग्लास स्लैब पर पड़ेगा तो यहाँ पर होगा इसका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इसके जो डायरेक्शन है इसको देखिए, नॉर्मली ये जो रे ऑफ लाइट आया तो आपको लगता होगा ग्लास स्लैब इससे पास कर जाना चाहिए, तो इससे पास करके इसको कैसे, आपको लगता होगा ये ऐसे ग्लास, नॉर्मली ऐसे ग्लास स्लैब ऐसे नॉर्मली पास कर करके चला जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे पास करके नहीं जाता है, इसका होता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होते समय ये चूंकि एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर हो गया रेयर मीडियम क्योंकि इसमें स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और ग्लास स्लैब हो गया डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कुछ क्या होगा, बेंडिंग होगा लाइट का, और वो किस तरफ होगा, वो कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल ये हो गया उसको ऐसे जाना चाहिए, तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा, यानी इस पॉइंट से इसके सरफेस से वो क्या होगा, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा। देखिएगा नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया, यहाँ से लाइट ए बी सी, ए बी लाइट इस ग्लास स्लैब लेट पी क्यू आर एस ग्लास स्लैब पर आके पड़ा एट द पॉइंट बी, और यहाँ का नॉर्मल हो गया एन डैश नॉर्मल हो गया। तो ये जो एंगल ए बी एन होगा ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हो गया ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट क्या हो गया, नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट है वो फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, और यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर फिर एक दूसरे नॉर्मल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एक दूसरा नॉर्मल आएगा, यहाँ पर एक दूसरा नॉर्मल आएगा, इस नॉर्मल का नाम हम रख देंगे एम डैश। अब देखिए यहाँ से जब ये रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जब बाहर निकलेगी तो ग्लास से एयर में आएगी, तो वो फिर से डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी। क्या आएगी, डेंसर से रेयर मीडियम आएगी, तो ये इस नॉर्मल से दूर भागेगी, और जब ये नॉर्मल से दूर भागेगी तो फिर इसका जो है वो ऐसे चला जाएगा, वो फिर ऐसे सी और लेट यहाँ पर डी, ये ऐसे चला गया। देखिए क्या क्या हुआ, पहले एक रे ऑफ लाइट आया ए बी रे ऑफ लाइट आया ए बी, वो इस PQRS ग्लास स्लैब पर पड़ा, और यहाँ से बी पॉइंट पर उसका रिफ्रैक्शन हो गया। उसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन उसका रिफ्रैक्शन हो गया, वो थोड़ा नॉर्मल के तरफ दब गया। क्यों, क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम के आ रहा था। उसके बाद फिर वो सी पॉइंट पर आया, और सी पॉइंट से अब उसको बाहर निकलना था। फिर बाहर निकलने के लिए वो क्या करेगा कि वो फिर डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है, तो वो फिर डेंसर से रेयर में आएगा, तो नॉर्मल से ये फिर दूसरा नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट का नॉर्मल हो गया, उससे दूर भाग जाएगा, तो वो फिर ऐसे निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक पूरा फुल रिफ्रैक्शन, जिसमें जो लाइट रे है वो पहले रेयर से डेंसर में आ रहा है, फिर डेंसर से रेयर में निकल रहा है। तो इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जानने वाला है, जो पहला की पॉइंट है वो ये है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में उसका स्पीड कम होता है। स्पीड स्लो हो जाने के कारण वो धीरे धीरे मूव करता है। डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है, जिसके वजह से उसका स्पीड कम होता है, और वो नॉर्मल की तरफ मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। जबकि जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ जाने के कारण वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है। रेयर मीडियम में, एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होने की वो स्पीड इंक्रीज कर जाता है, और वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ये हो गया पहला की पॉइंट। दूसरा जो की पॉइंट है वो रिलेटेड है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
क्या है माय डियर फ्रेंड्स? लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है? लेटरल, क्या है? लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट एंड द original ray of and the emergent ray coming out of the glass slab is called, देखिएगा क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, बिटवीन ओरिजिनल path of light and emergent ray of light, emergent ray of light, emergent ray of light coming out from the glass slab, coming out from the glass slab। देखिएगा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ओरिजिनल रे ऑफ लाइट क्या हो गया? ए और ये ई, ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया? ए ई, ओरिजिनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। इमर्जेंट रे ऑफ क्या होता है कि डबल रिफ्रैक्शन के बाद जब ग्लास स्लैब से ये जो सीधी रे ऑफ लाइट रे निकल रही है, इसके और ये जो ओरिजिनल पाथ है इसके दोनों के बीच का यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या हुआ कि ए ई रे ऑफ लाइट है, ए ई रे ऑफ लाइट यानी जो ओरिजिनल पाथ है लाइट का, और जो इमर्जेंट रे है जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है, उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है रिफ्रैक्शन के बाद, उसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। उसके बाद देखिएगा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। The lateral displacement of light, the lateral displacement of light depends on very important concept। पहला है thickness of glass slab, thickness of glass slab। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब का मतलब क्या है? ये जो PQRS ग्लास स्लैब है वो कितना मोटा है, कितना पतला है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है वो कितना होने वाला है। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कि आपका कितना होगा। तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब क्या है कि उसका क्वालिटी की वो लाइट को कितना बेंड करेगा, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। उसके बाद हमारे पास एक एंगल होता है माय डियर फ्रेंड्स, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखिए एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे और नॉर्मल के द्वारा, इमर्जेंट रे क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बाद ग्लास स्लैब से जो रे ऑफ लाइट निकलता है उसको हम कहते हैं
इमर्जेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के द्वारा बनाया गया एंगल होता है, जो ये हो गया इमर्जेंट रे CD, यानी एंगल CDM डैश होता है, उसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंट E से डिनोट करते हैं। और जो अपना एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है वो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। अपना जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने आपको जब भी रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने आपको बार बार ये बताया है कि जो डिफिनेशन होगा उसमें हम टर्म ऑब्लिकली का यूज करेंगे, ऑब्लिकली का यूज करेंगे। ऐसा क्यों मैंने बताया कि बार बार ऑब्लिकली का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलरली अगर फॉल करता है, अगर इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलरली फॉल करता है तो उस केस में अपना रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि सारे रेज ऑफ लाइट एक साथ आते हैं जिसके वजह से उनके स्पीड में ज्यादा चेंज नहीं आता, सब किसी का एक साथ स्पीड चेंज हो जाता है। उसी के लिए देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium perpendicularly, so refraction doesn't take place, there is no refraction of light। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था वो मेनली फोकस किया गया ये डबल रिफ्रैक्शन पे, एक ग्लास स्लैब के। अभी तक मैंने पिछले लेक्चर में या तो आपको रेयरर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयरर बताने की कोशिश की थी, लेकिन इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर रेयरर से डेंसर में फिर डेंसर से बाहर रेयरर में डबल रिफ्रैक्शन हो तो उसका पूरा इंटरफेस कैसा होगा। यहाँ पर मैंने आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये बताया और ये भी कारण बताया, ये भी एक फैक्ट बताया कि जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करती हैं किसी ग्लास स्लैब पर तो वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो। इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। टाटा बाय बाय।